तो हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे बार के इंटरव्यू के बारे में। साइंटिफिक असिस्टेंट केमिकल इंजीनियरिंग के पोस्ट के कैटेगरी 1 के लिए जो 2019 में हुआ था, 2018 का एडवर्टाइजमेंट था। उसमें टोटल 10 पोस्ट आए थे, जिसमें मैंने कैसे क्रैक किया था उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, देखेंगे कि वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मेनली क्या क्या होते हैं और इंटरव्यू पैनल क्या है, कैसे काम करता है, और मेरे से जो क्वेश्चन पूछा गया था से और मैं क्या जवाब दिया था उसके बारे में। बेसिकली जो परफेक्ट आंसर होता है वो तो वहाँ हर कोई दे नहीं पाता एग्जैक्ट। सो मैं वही आंसर दूंगा जो मैं वहाँ दिया था उसका। ठीक है, और मैंने कैसे उसको क्रैक किया था। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आप जाइएगा तो बार में क्या आता है कि 2019 में कि जिस दिन इंटरव्यू होने वाला था उसके एक दिन पहले एग्ज़ाम होता है। उसके जितना टेस्ट, जैसे मेरे समय में 10 सीट थे तो टोटल 40 से 45 के आसपास बच्चे का सिलेक्शन हुआ था। तो उनमें 2 दिन करके इंटरव्यू हुआ था, पहला दिन एंड सेकंड डे। तो फर्स्ट डे ही मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो मैं पहले रिटन में तो क्वालिफाई कर गया था, तो उसके बाद इंटरव्यू हुआ। तो इंटरव्यू के दूसरे दिन गया तो आखिर लगभग सारे बच्चे पहुँचे हुए थे। कुछ लोग का इशू होता है कि कोई डॉक्यूमेंट लाते नहीं, शायद इनको ये लगता है कि मैं कंप्लीट कर पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बार के नाम सुनते ही लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, बस एक ही चीज़ मैं बोलूँगा, जहाँ चाह रहेगी वहाँ राह निकलेगी। अगर आप नहीं चाहिएगा बार को तो शायद राह भी ना निकले। सो इसलिए हम सबको कहते हैं, ऑन एन एवरेज कोई भी स्टूडेंट हो, सबको एक बार ज़रूर सोचनी चाहिए उसके बारे में, क्योंकि वो देश के सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है जहाँ आपको वर्क करने का मौका मिल सकता है। और ये बहुत गर्व की बात है। आपने होमी जहांगीर भाभा का नाम सुने होंगे, उन्हीं के नाम पे बार के एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। ओके, तो हम बात करेंगे। सबसे पहले हम दूसरा दिन गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आता, फिर से वही एक ही चीज़ होता है कास्ट को लेकर। तो कास्ट को लेकर क्या होता है कि उनका एक अपना खुद का बुक होता है। अगर उनके बुक में आपका ओबीसी का लिस्ट है नाम में तो बहुत बढ़िया, अच्छा है। और उनके वेबसाइट का जो फॉर्मेट होता है उसी फॉर्मेट में ओबीसी होनी चाहिए, नहीं तो वो जनरली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो आप लोग भी यही ट्राई कीजिए कि उनके वेबसाइट से जो भी है ओबीसी का फॉर्मेट, उसी फॉर्मेट ओबीसी के ले जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, क्योंकि मैंने इस बात को थोड़ा सा फेस किया था। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं। बेसिकली इंटरव्यू पैनल 4 पैनल होते हैं, मतलब 4 रूम में इंटरव्यू होते रहते हैं। ठीक है, तो एक इंटरव्यू पैनल में करीब 7 लोग 8 लोग होते हैं जनरली। ठीक है, तो 4 पैनल थे। तो शुरू दिन सारे लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, जब बुलाया गया कि इंटरव्यू के लिए रेडी हो, तो इनिशियली कोई जाने के लिए नहीं कर रहा था। तो मैंने पहले ही गया, पहला इंटरव्यू पहला पैनल में गया। ठीक है, बिना हिचक कि क्योंकि मैं पहले गया, वहाँ गया, सारा डॉक्यूमेंट फाइल में था वो रख दिया। मैंने सोचा कि निकाल के दूँ, तो वो बोले कि नहीं 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 आप रख दीजिए। ठीक है, तो वो काफ़ी बहुत अच्छे से फेयरली बात करते हैं, बहुत आराम से। मैंने बैठा, बोले कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ बस, और बैठाया चेयर पे। तो उन्हें पूछा मुझसे इंट्रोडक्शन में, नाम पूछा। जनरली वो हिंदी, मेरा व्यू ये था कि अगर हिंदी में पूछते तो मैं हिंदी जवाब दूंगा। तो मेरे से हिंदी में पूछे कि नाम क्या है, नाम बताया, एंड उसके साथ मेरा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन और मैं कहाँ से रहता हूँ, बिलोंग करता वहाँ, और जो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इतना, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। अगर और ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा तो ज़रूर पूछेंगे। ठीक है, तो मैंने बताया था। मेरे साथ क्या हुआ कि मैं औरंगाबाद से था, बिहार से। तो औरंगाबाद एक और डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र बेसिकली। तो उन्होंने पूछा कि एक और कहाँ है, तो मैंने बताया औरंगाबाद में। वो दोनों जगह फेमस क्या है, तो मैंने बताया औरंगाबाद बिहार में फेमस है सूर्य टेम्पल, जो स्पेशली छठ पूजा के लिए डेडिकेटेड है, और वहाँ एलोरा का गुफा होता है जो। सो इस तरह से पहला इंट्रोडक्शन मेरा ख़त्म हुआ। और उसके बाद उन्होंने बताया कि अपना जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो बोर्ड पे लिख दीजिए। ठीक है, तो मैं ये नहीं बताया कितना लिखना, तो बस मैंने 4 फेवरेट सब्जेक्ट का नाम लिख दिया। अब यहाँ से सीट से हट के बोर्ड पे खड़ा हो गए हैं, और वो उन्होंने कहा कि बस मान लीजिए कि अब मेरे को मतलब समझाना है। ठीक है, बस मान लीजिए कि आपको मेरे को समझाना है। तो मेरा से पहले क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, 4 सब्जेक्ट, फेवरेट सब्जेक्ट का नाम लिखा था। पहला फ्लूइड मैकेनिक्स, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, हीट ट्रांसफ़र एंड
थर्मोडायनेमिक्स। तो पहले मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था स्टैटिक फ्लूइड के बारे में। तो फ्लूइड के बारे में मैंने बताया कि क्या फ्लूइड है। फ्लूइड एक सब्सटेंस है जो कि वो परमानेंटली वो फ्लो करना चाहता है, ठीक है। तो उसमें रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल होता है, तरह तरह के जो होती है फ्लूइड के बारे में। तो उससे पहला उससे क्वेश्चन आया था कि कौन कौन सा फ्लूइड होता है। तो स्टैटिक फ्लूइड, डायनामिक फ्लूइड के बारे में पूछा गया था। हम बताया स्टैटिक फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जो रेस्ट में है एंड उसमें जो हम प्रॉपर्टी उसका अध्ययन करते हैं तो वो स्टैटिक फ्लूइड होगा। डायनामिक फ्लूइड वो होगा कि जो फिर मोशन में है, तो वो डायनामिक फ्लूइड हो गया। फिर पूछा गया था स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो इसका ग्राफ मतलब फिगर बनाने के लिए बोला गया था। बोर्ड था, बोर्ड पे मैंने फिगर बनाया। स्ट्रीमलाइन फ्लो एकदम सिंपल है। एक शांत वाटर होता है, उसमें प्योर वाटर है और शांत रहता है, तो इसी को बनाना रहता है सिंपल से कि एक दूसरे से क्या होता है स्ट्रीमलाइन में कि जैसे कोई फ्लो हो रहा है तो एक दूसरे से क्रॉस नहीं करता, तो वही फिगर आपको बनाना रहता है स्ट्रीमलाइन, कोई और अलग फ्लो नहीं है। फिर है वेलोसिटी प्रोफाइल पूछा गया था कि फ्लो अगर कोई फ्लो कर रहा है तो उसका वेलोसिटी प्रोफाइल बताइए। तो मैंने वही बोर्ड पे वेलोसिटी प्रोफाइल बनाया लेमिनार फ्लो के लिए जो कि पैराबोलिक होता है। उनके बाद पूछा गया था कि पाइप में मैक्सिमम फ्लो, मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मिनिमम वेलोसिटी कहाँ होता है। तो मैंने बताया सेंटर पे मैक्सिमम होता है एंड वॉल पे मिनिमम होता है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन आया कि कोई सॉल्यूशन है उसका स्ट्रेंथ हम कैसे मेजर करेंगे। तो स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए हमारे पास काफ़ी है, जैसे कि मोलरिटी हो गया, फॉर्मेलिटी हो गया, नॉर्मलिटी हो गया एंड वेरियस। एंड इससे कोई भी दोबारा क्वेश्चन नहीं पूछा गया था कि नॉर्मलिटी फॉर्मेलिटी क्या होता है, बस इतने पूछे। फिर उन्होंने एक पूछा था कि कोई केमिकल रिएक्शन है और उससे बैलेंस करना है आपको। बैलेंस मतलब कोई केमिकल रिएक्शन, सीधे से बोला गया था कोई केमिकल रिएक्शन आपको लिखना है। तो मैंने बोर्ड पे लिखा Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2। तो उन्होंने पूछा क्या ये बैलेंस है, तो मैंने एक बार क्रॉस चेक किया कि रियली में बैलेंस है या नहीं, बैलेंस था। उन्होंने पूछा इसमें क्या हो रहा था, सर मैंने बताया सर इसमें H2 जो है वो एस्केप हो रहा है, मतलब बाहर निकल रहा है। ओके, इसके बाद उन्होंने पूछा था इल्ड क्या है। तो इल्ड में बता दूं, इल्ड दो चीज़ का रेशियो होता है कि जो डिजायर्ड प्रोडक्ट होता है, अमाउंट ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट बता अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड, ये दोनों का रेशियो होता है। इससे पूछा गया था अगला क्वेश्चन कि इसको मतलब एक्सप्रेशन में कोई लिखना है, जैसे कि उसका हो सकता है कैसे सिंबॉलिक रूप में उसे व्यक्त करते हैं। तो वो मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा था, तो मैंने नहीं बताया सर, मैं ध्यान में नहीं आ रहा, ठीक है। फिर पूछा गया था कि थर्मोडायनेमिक लॉ कितने होते हैं। तो मैं शुरू में बताया 3 लॉ होते थे, फिर बाद में बोले कि 3 लॉ होते हैं, तो मैंने याद आया कि उन्होंने बताया कि 0th लॉ भी होता है। मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ मैंने बोला, तो उन्होंने बोला कि 0th लॉ भी होता है, बोलता है कि हाँ। तो कहने मतलब वो मतलब कोऑपरेटिव थे एक दूसरे को, जब मैं फंसने लगता तो बताते। तो फिर बताया 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड एंड थर्ड लॉ। तो उन्होंने थर्ड लॉ के बारे में पूछा कि व्हाट इज़ थर्ड लॉ क्या है। तो मैं बताया कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस का एंट्रोपी 0 हो जाता है, ठीक है। तो उन्होंने पूछा एंट्रोपी क्या है। तो वहाँ पर कुछ एंट्रोपी का तो एक्सप्लेन करने का बहुत सा तरीका है, पर मेरे को वहाँ पर बस ध्यान आया सिंपल, एंट्रोपी मेजर द डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। कोई सिस्टम है उसका डिसऑर्डर को मेजर करेगा तो वो एंट्रोपी हो गया। फिर उन्होंने पूछा कि डिसऑर्डर क्या है। तो मैंने बताया सर कि कोई लिक्विड है, अगर वो गैस में या वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो दैट इज डिसऑर्डर। ओके, फिर उन्होंने बोला था 0th लॉ के एक्सप्लेन करने के बारे में कि 0th लॉ क्या है। तो उन्होंने बोला कि आप बोर्ड पे हमको समझाइए मेरे को, ठीक है। जो भी हो रहा था ना वो सब बोर्ड पे ही हो रहा था, ठीक है। आपको जो भी बनाना था, जैसे कि मैंने बात की इल्ड के बारे में, तो इल्ड को बोलना ही नहीं, साथ में साथ बोर्ड पे लिखना भी था, ठीक है। तो क्या क्या लिखना होता है वो भी लिखना था।
वैसे ही जैसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, बोलना ही नहीं, लिखना ही रहता है सब कुछ। सॉल्यूशन है तो सब कुछ बोर्ड पे लिखना पड़ता था कि सर ये नॉर्मलिटी है, ये मोललिटी है और ये अलग अलग चीज़ें, ठीक है। वेलोसिटी प्रोफाइल है तो वो उसका डायग्राम फिगर बनाना पड़ता था बोर्ड पे ही। तो जीरोथ लॉ को एक्सप्लेन करना था बोर्ड पे। तो बहुत सिंपल है कि जैसे 3 बॉडी है तो पहला 3 बॉडी इनिशियली में क्या होता है, 2 बॉडी लेते हैं ए एंड बी। फिगर पे आप बनाए, बोर्ड पे बनाए ए एंड बी। तो मैंने सर को बताया सर अगर ए जो है शुरू में इसका टेम्परेचर इतना है, मान लेते माउंट करते हैं कि बी 20K है, 20 को बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1K एंड बी का भी है, बी फिर कांटेक्ट में आता है तो ये भी जो है एक इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, तो मतलब कोई टेम्परेचर घटेगा ऑफकोर्स, क्योंकि हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है तो इक्विलिब्रियम में तो घटेगा। उसके बाद क्या होता है, तीसरा बॉडी इसके कांटेक्ट में आता है, बी के कांटेक्ट में, तो बी और जो है तीसरा का बॉडी यानी सी जो है एक थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो सी जो है फर्स्ट के साथ थर्मली इक्विलिब्रियम में ऑटोमेटिकली ये भी गेन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को एक्सप्लेन किए। और एक लास्ट क्वेश्चन मेरे से न्यूमेरिकल पूछा गया था। न्यूमेरिकल में ये नहीं कि इसका इतना वैल्यू दे दे इतना वैल्यू, वो एक कागज़ था, कागज़ लाया, उस पर एक टेम्पर्ड ग्लास से जैसे रोटामीटर होता है ना, उसी टाइप का एक फिगर बनाया होता है, उसमें कुछ नहीं दिया होता, बोले कि इसका वेलोसिटी निकालो। तो मैंने सोचा कि कैसे निकाले, कुछ दिया ही नहीं था। तो फिर मैंने क्या किया, सर से मैंने मांगा सर मेरे को डाटा चाहिए। तो बोला कि क्या 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 चाहिए, तो मैंने बोला सर इसका डाटा चाहिए। तो वो उन्होंने खुद बताया कि ऊपर का मान लो वेलोसिटी सॉरी एरिया A1 है, नीचे का मान लो A2 है, बस इतना ही दिए। तो मेरे को तो समझ में आ नहीं रहा था कि क्या करें। तो फिर मैंने बोर्ड पे गया, फिगर बनाया, A1 A2 लिखा, कुछ समय के लिए सोचा और सोचने के बाद देखा कि वही कंटिन्यूटी के लगा रहा था, मैंने बना रहा। तो फिर बोले कि छोड़ दो उसे, रहने दो, ये थोड़ा देर बनाया, इधर उधर किया, वो नहीं हो पा रहा था। बोले कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा रहे थे तो शायद वो मैं गलत कर रहा था। बोला कि नहीं ये नहीं होगा। तो फिर मैंने बर्नौली इक्वेशन लगाने की कोशिश किया तो बोले कि छोड़ दो ये, अब रहने दो। फिर उन्होंने लास्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था मेरे से कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के एग्जाम्पल बताओ। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने नहीं बता पाया था कि मैं सर को बोला कि सर मेरे को भी याद नहीं आ रहा। जैसे कोई आपको पता नहीं है, तुम ये बोलना सही नहीं कि मेरे को पता नहीं है, ऐसा नहीं करना। तो सिंपल मैंने सर अभी ध्यान में आ नहीं रहा। और ये जायज़ सी बात है कि आप उनके बीच में 7-8 पैनल को बीच में रहते हैं तो सब कुछ याद आना चाहिए, सब कुछ सही बता देना, एग्जैक्ट जो हम लोग पढ़ते हैं समझते हैं, ये पॉसिबल तत्काल मेरे को उस समय नहीं बता। आज मैं कॉन्फिडेंट हो पा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी साल हो गया। ऐसे फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स के एग्जांपल सिंपल है। जैसे कि आप हाथ को ही रब करते तो रब क्या हो रहा है, हमारे शरीर में जो एनर्जी है वो क्या हो रहा है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाना ही तो, ट्रांसफॉर्मेशन होना ही तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और इसी को बोलते हैं, क्योंकि ना तो हम एनर्जी बनाते हैं ना डिस्ट्रॉय करते हैं। बस क्या गया, हमारे शरीर में इंटरनल एनर्जी था, उसको क्या किया, फ्रिक्शन किए और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। दैट इज, इस तरह से मेरा बार का इंटरव्यू सक्सेसफुली कंप्लीट किया था एंड फाइनली सेलेक्ट हो गया था उसमें। थैंक यू। और मैं एक कुछ और बता दूंगा कि एक दूसरा वीडियो भी आएगा हाई वाटर बोर्ड के लिए स्पेशली। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।